हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं ट्वेल्थ की तैयारी और इंग्लिश तो आपको पढ़ना ही होगा बिहार बोर्ड में, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, लगभग मैं 80 प्लस ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तो 80 प्लस ऑब्जेक्टिव आप अगर एक चैप्टर से करते हैं तो समझ जाइए कि आपका तैयारी कितना धांसू होगा और एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। इसी तरह से हम एक एक चैप्टर को हर संडे को कवर करते करते आपके एग्जाम आने तक अगस्त से लेकर सितंबर के आसपास में हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर जाएंगे और इस तरह से आपका तैयारी बिल्कुल भी बहुत ही मस्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास पहले क्वेश्चन से। और फिर आपको जवाब देने का ट्राई करना, अगर आप पढ़े हैं तो, और नहीं पढ़े हैं तो इसको समझने का प्रयास करना है। चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी फादर ऑफ नेशन इंडिया में किसको कहा जाता है, राष्ट्रपिता किसे कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, गांधी जी को या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका सही जवाब होगा दोस्तों महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी is widely recognized as the father of the nation for his role in India's independence through non-violence and truth. And the next question is, what were the chief weapons used by महात्मा गांधी या गांधी जी against ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में महात्मा गांधी जो weapons यूज किए थे, उनका मुख्य हथियार चीफ weapons क्या था। आर्म्ड स्ट्रगल एंड प्रोटेस्ट, या फिर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, या फिर इकोनॉमिक ब्लैकेड, या फिर पॉलिटिकल अलायंसेस। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी जब लड़ाई किए थे तो इनका हथियार क्या था, ट्रूथ यानी सत्य और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। गांधी गांधी जी फॉलोवेड द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ यानी सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस यानी अहिंसा टू फाइट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। विच बुक इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। ठीक है दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, आत्मकथा। तो महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम क्या है। यंग इंडिया, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी था, आत्मकथा था, जहाँ पे गांधी जी डिस्क्राइब किए अपने लाइफ के पूरे एक्सपीरियंसेस को और अपने प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत को। आप एक कॉपी ले लीजिए और कॉपी में जो भी इसमें से इम्पोर्टेंट लगे उन सबको नोट करते चलिए। बेहतर होगा कि आप एक एक क्वेश्चन और उसके साथ में उसके ये आंसर को भी नोट करते चले। ठीक है, ऑप्शन चारों नोट करने का जरूरत नहीं है, बस उसका आंसर नोट कर लीजिए ताकि आप कभी रिवाइज करें तो एक बार देखें तो आपका पूरा रिवीजन हो जाए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड गांधी डाइड। यानी किस साल में गांधी जी की मृत्यु हुई थी। 1945, 47, 48 या फिर 50। तो 1948 होगा। महात्मा गांधी वाज एसेसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गोडसे। तो देखिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बहुत सारा चीज़ आ जाता है। 1948 तो सिर्फ था कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे दिन भी हम ला दिए हैं कि भाई 30 जनवरी को हत्या हुई थी। और किसके द्वारा हत्या हुई थी, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या हुई थी। तो एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेनेशन में लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आप लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ गांधीज आर्टिकल इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी का ये जो हम लोग प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, गांधी जी का ये जो रचना हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका मेन थीम क्या है, उसका विषय क्या है। द सुपीरियरिटी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता की महानता को दर्शाना, या फिर द मेटेरियलिस्टिक वैल्यूज ऑफ इंडियन सोसाइटी, या इंडियन सोसाइटी के मेटेरियलिस्टिक भौतिकवादिता को बताना,
या फिर द मोरल फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन के नैतिकता को दर्शाना, या फिर द नीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर ये बताना कि भाई हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन की आवश्यकता है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों द मोरल फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जो भारतीय सभ्यता है वो पूरी तरह से मोरलिटी यानी नैतिकता पर रिलेटेड है, नैतिकता पर बेस्ड है। गांधी जी बोलते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो बेस्ड है किस पे, मोरल एंड एथिकल वैल्यूज रेदर देन मटेरियल प्रोग्रेस। हम लोग मटेरियल प्रोग्रेस पर कम और मोरल वैल्यूज पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और हमें वो करना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू गांधी जी, और ऐसे सही भी बात है, करना ही चाहिए। अच्छा, कौन सा न्यूज़पेपर गांधी जी लिखते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच न्यूज़पेपर डिड गांधी राइट फॉर, द हिंदू, यंग इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, या फिर हरिजन। ये चारों में से आपको बताना है कौन सा न्यूज़पेपर गांधी जी लिखते थे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों यंग इंडिया। यंग इंडिया was one of the newspapers in which Gandhi expressed his views on various social and political issues। गांधी जी उस टाइम में ये न्यूज़पेपर निकाला करते थे यंग इंडिया, जिसमें वो अपने व्यूज़ को, अपने सोच को और अपने बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ को वो उसमें छापा करते थे, जिससे वो लिखा करते थे उसमें, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती थी कि भाई हम भी आज़ादी के लिए कुछ न कुछ योगदान दें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट डज गांधी बिलीव अबाउट वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो बोलते हैं कि इट इज़ सुपीरियर टू इंडियन सिविलाइजेशन, क्या वो बोलते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन से अच्छा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन मेटेरियलिज्म पर बेस्ड है, या फिर इट प्रोमोट्स स्पिरिचुअल वैल्यूज़, या फिर ये आध्यात्मिकता को प्रमोट करता है, या फिर ये बताते हैं कि इसका कोई भी प्रभाव इंडिया पर नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ बेस्ड ऑन मेटेरियलिज्म। अगर बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की, अकॉर्डिंग टू गांधी वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रायोरिटाइजेज मेटेरियलिस्टिक गेन्स ओवर मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो मोरल और एथिकल वैल्यूज़ की पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो मेटेरियलिस्टिक गेन पर ज़्यादा ध्यान देता है, भौतिक प्रोग्रेस पर ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट इन इंडिया डिड महात्मा गांधी हेल्प फार्मर्स थ्रू हिज मूवमेंट। भारत के किस राज्य में महात्मा गांधी किसानों के लिए मूवमेंट किए थे। ये बहुत ही फेमस था, आपको पता ही है। 1917 में क्या हुआ था। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, या फिर महाराष्ट्र। 1917 में आपको पता ही है क्या हुआ था। क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि बिहार में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, बिहार। गांधी जी लेड द चंपारण मूवमेंट इन बिहार इन 1917 टू सपोर्ट फार्मर अगेंस्ट ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। अब ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का क्या कानून था कि भाई अगर आपके पास में 1 बीघा यानी 20 कट्ठा खेत है, तो उसमें से 3 कट्ठा खेत में आपको क्या करना है, 3 कट्ठिया कानून भी इसको कहा जाता था। 3 कट्ठा खेत में आपको नील बोना है, इंडिगो की खेती करना है। नील को इंग्लिश में इंडिगो कहते हैं, ठीक है, इंडिगो की खेती करना है। और वो नील जो था वो खेत की उर्वरक क्षमता को ख़त्म कर देता था, खेत को बंजर बना देता था, जिससे किसानों को बहुत ही समस्या होता था। तो किसानों के एक नेता थे यहाँ के राजकुमार शुक्ल चनपटिया के थे। वो गए वहाँ पे दिल्ली में गांधी जी से मिले और बोले कि भाई आप चंपारण के लिए कुछ कीजिए। तो गांधी जी चंपारण में आए और फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ। कब हुआ, 1917 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच प्रिंसिपल डिड गांधी एम्फेसाइज इन इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन में गांधी जी का क्या कहना है कि इंडियन सिविलाइजेशन किस पे एम्फेसाइज यानी जोर डालता है। वार एंड कॉन्क्वेस्ट पे यानी लड़ाई झगड़ा यानी युद्ध पे फोकस करता है इंडिया, या फिर मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज पे फोकस करता है, नैतिकता और आध्यात्मिकता पे फोकस करता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में या फिर तकनीकी विकास पे फोकस करता है इंडियन सिविलाइजेशन, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करता है। तो आप तो ये क्वेश्चन को पहले ही देख चुके हैं। अगर आप अंत तक बने रहेंगे ना दोस्तों, तो आपका
एक एक क्वेश्चन आपको अपने आप याद हो जाएगा। ये हम नहीं करेंगे कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा बाद में। पढ़ने का मतलब यही होता है कि उसी समय आपको वो याद हो जाए। तो ये आपको साथ में याद भी होते रहेगा। बस आप ध्यान से कंप्लीट वीडियो को पूरे फोकस के साथ में देखते रहिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। गांधी बिलीव्ड दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज यूनिक ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मोरल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। यानी इंडियन सिविलाइजेशन मोरल और स्पिरिचुअल वेलबींग पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, जोर डालता है। And the next question is, what does Gandhi compare Indian civilization with in his article? इंडियन सिविलाइजेशन को किसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं गांधी जी? अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में, या फिर ब्रिटिश मोनार्की के बारे में, या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, या फिर रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशंस के बारे में? तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा द रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन। गांधी जी कहते हैं कि रोम और ग्रीस जो है वो सिविलाइजेशन अब डिक्लाइन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन सदियों से चलते आ रहा है और आज भी अपने जगह पे विथ स्टूड है, यानी खड़ा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, व्हाट काइंड ऑफ लीडर वाज गांधी प्राइमरीली? गांधी जी किस टाइप के लीडर थे? क्या वो मिलिट्री लीडर थे, या फिर एक पॉलिटिशियन थे, या फिर एक स्पिरिचुअल लीडर थे, या एक बिजनेसमैन थे? तो बिजनेसमैन तो वो थे नहीं। मिलिट्री लीडर यानी कि वो युद्ध वगैरह करते नहीं थे। ठीक है, अब आगे क्या वो पॉलिटिशियन थे या फिर स्पिरिचुअल लीडर थे? तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा स्पिरिचुअल लीडर। गांधी वाज मोर ऑफ ए स्पिरिचुअल लीडर हु गाइडेड द नेशन विद हिज एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स। देखिए, कहीं भी आप कुछ अगर समझाते हैं ना, और उसमें अगर नैतिकता को लाते हैं, एथिकल टर्म्स को लाते हैं, तो लोग उसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं। अगर वहीं इन सब को नहीं लाएंगे तो लोगों को लगेगा ये तो अपने मन की बातें कह रहा है, नहीं समझ पाएगा। गांधी जी मतलब जहाँ जाते थे वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते थे, क्योंकि गांधी जी के पास में पावर था क्या? मोरल प्रिंसिपल्स को बताने का, लोगों को एथिकल टर्म्स को लोगों को बताने का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस डज गांधी बिलीव हैज रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग? गांधी जी के अनुसार कौन सा सिविलाइजेशन स्ट्रॉन्ग अभी तक है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन, या रोमन सिविलाइजेशन, या इंडियन सिविलाइजेशन, या फिर ग्रीक सिविलाइजेशन? देखिए दोस्तों, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशन सभी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ही आते हैं। तो सोचिए कि ये तीनों तो एक ही टाइप का हो गया, तो ये तो आप एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं, और बच गया एक ही सिविलाइजेशन, यानी इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी कहे भी थे कि इंडियन सिविलाइजेशन अभी तक क्या है, मजबूती से अपने जगह पे खड़ा है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी asserts दैट इंडियन सिविलाइजेशन हैज endured थ्रू टाइम ड्यू टू इट्स एथिकल फाउंडेशन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट डिड गांधी से अबाउट द सीड्स सोन बाय एंसेस्टर्स? गांधी जी क्या कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा कौन सा बीज बोया गया है? क्या हमारे पूर्वज वीक थे? दे आर वीक। क्या हमारे पूर्वज कमजोर थे? दे आर इक्वल टू वेस्टर्न आइडियल्स। क्या वे वेस्टर्न आइडियल्स से इक्वल थे? दे आर सुपरियर एंड अनमैच्ड, या फिर वो अनमैच्ड है, उनका कोई भी तुलना नहीं किया जा सकता वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। क्या वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से सुपरियर थे? या फिर दे नीड टू बी चेंज्ड, या उन्हें बदलने की आवश्यकता थी? इसका सही जवाब होगा दे आर सुपरियर एंड अनमैच्ड। हमारे जो पूर्वज थे वो पूरी तरह से सुपरियर थे, महान थे और अनमैच्ड थे, उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है। गांधी बिलीव्ड दैट Indian cultural values shown by ancestors are timeless and unparalleled। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच कॉन्सेप्ट डिड गांधी स्ट्रांगली अपोज? किस कॉन्सेप्ट को गांधी जी अपोज किए थे, यानी किस कॉन्सेप्ट का गांधी जी विरोध किए थे? डेमोक्रेसी का विरोध किए थे, या फिर नॉन वायलेंस का विरोध किए थे, या मेटेरियलिज्म का विरोध किए थे, या रूरल डेवलपमेंट का विरोध किए थे? देखिए, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, लोकतंत्र का विरोध तो गांधी जी कभी किए नहीं थे, ये तो होगा नहीं इसका आंसर। नॉन वायलेंस के तो गांधी जी समर्थक थे, तो ये तो होगा ही नहीं।
अच्छा, रूरल डेवलपमेंट यानी गांव से तो गांधी जी जुड़े हुए थे, तो ये भी नहीं होगा। गांधी जी विरोध किए थे मेटेरियलिज्म पर, यानी कि हमें भौतिकवादी इंसान नहीं होना चाहिए, तो मेटेरियलिज्म इसका सही उत्तर होगा। मेटेरियलिज्म, गांधी जी अपोज्ड मेटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज विच ही एसोसिएटेड विथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इंग्लिश डिड गांधी यूज्ड हिज स्पीचेज एंड राइटिंग्स। गांधी जी जो इंग्लिश यूज करते थे, अब देखिए इंडिया में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग इंग्लिश को ही समझते हैं, हिंदी को वो लोग बहुत कम समझते हैं, तो वहाँ पे तो हिंदी में नहीं बोला जा सकता है। जैसे साउथ वाला पार्ट हो गया इंडिया का, साउथ वाला जो पार्ट है वहाँ पे इंग्लिश लोग ज़्यादा समझते हैं, तो वहाँ पे वहाँ के लोगों को समझाने के लिए गांधी जी किस चीज़ का यूज़ करते थे, कैसा इंग्लिश बोलते थे, कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट इंग्लिश बोलते थे, या फिर सिंपल एंड आइडियोमेटिक इंग्लिश बोलते थे, या फिर ओनली हिंदी और संस्कृत बोलते थे, या पोएटिक एंड रिदमिक बोलते थे। तो देखिए गांधी जी सिंपल और आइडियोमेटिक इंग्लिश बोला करते थे ताकि लोगों को समझ में आए, सिंपल एंड आइडियोमेटिक। Gandhi's writings were known for their clear, simple and idiomatic use of English. आगे बढ़ते हैं दोस्तों। What was the impact of the चंपारण मूवमेंट लेड बाय गांधी। चंपारण मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट था, क्या इम्पैक्ट पड़ा जो कि गांधी जी जिसका नेतृत्व किए थे चंपारण मूवमेंट का। It led to Indian independence, it abolished the caste system, it improved farmers' condition, it started industrialization in India। अब देखिए इंडिया के इंडिपेंडेंट में आज़ादी में इसका स्थान था, ये पहला है। दूसरा है कि वो कास्ट सिस्टम को एबोलिश कर दिया। देखिए चंपारण सत्याग्रह का कास्ट से तो कोई लेना देना नहीं था, तो बी नंबर तो गया। जब फार्मर के कंडीशन को ये इम्प्रूव किया, ये हो सकता है। इट स्टार्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका औद्योगिकरण से तो कोई लेना देना नहीं था, तो इसका सही जवाब होगा इट इम्प्रूव्ड फार्मर्स कंडीशन, ये फार्मर के कंडीशन को इम्प्रूव किया। देखिए गांधीज चंपारण मूवमेंट इन बिहार हेल्प फार्मर अगेंस्ट ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन पॉलिसीज, यानी जो ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन था, प्लांटेशन का पॉलिसी था, यानी नील खेती का जो पॉलिसी था उसके अगेंस्ट में गांधी जी हेल्प किए फार्मर्स को। 17वां प्रश्न है। व्हाट डज गांधी से अबाउट इंडिया इन कंपैरिजन टू चाइना। चाइना के कंपैरिजन में गांधी जी क्या कहते हैं, चाइना मोर पावरफुल है, या फिर इंडिया रिमेन्स स्ट्रॉन्ग इन इट्स फाउंडेशन, या फिर इंडिया हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, या इंडिया वेस्टर्नाइज्ड हो गया है, या फिर चाइना एंड इंडिया आर सेम। देखिए चाइना पावरफुल हो ऐसा तो गांधी जी कह नहीं सकते, वो तो इंडिया के रहने वाले थे, ठीक है। अच्छा, इंडिया वेस्टर्नाइज्ड हो गया है ऐसा तो गांधी जी कहेंगे नहीं, चाइना और इंडिया सेम है ये भी नहीं कहेंगे। देखिए जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखेंगे ना, तब आप सही से जवाब दे पाएंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया रिमेन्स स्ट्रॉन्ग इन इट्स फाउंडेशन। गांधी स्टेट्स दैट इंडिया हैज़ मेंटेन्ड इट्स कल्चरल फाउंडेशन अनलाइक चाइना। इंडिया में कल्चरल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, कल्चर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। 18वां प्रश्न है। व्हाट डज गांधी बिलीव इन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन में गांधी जी क्या बिलीव करते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन का फाउंडेशन क्या है, वार स्ट्रेटजीज, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इंडिया में इस पे फोकस गांधी जी किए नहीं थे। वार स्ट्रेटजी पे तो गांधी जी अहिंसावादी थे, तो युद्ध के बारे में तो डिस्कस करेंगे नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ पे, आर्थिक चीज़ों पे गांधी जी तो उसमें आर्थिक स्थिति को देखने वाला कोई चीज़ था नहीं, उसमें तो इंडिया को आज़ाद कराना था। तो गांधी जी स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज़ पे फोकस किए। आसानी से आप इन सब का जवाब दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय गांधी। गांधी जी के द्वारा इनमें से कौन सा बुक लिखा गया था, कौन सा बुक लिखा गया था, या कौन सा बुक लिखा गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, या फिर हिंद स्वराज। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हिंद स्वराज। हिंद स्वराज इज अ बुक रिटन बाय गांधी वेयर ही डिस्कस सेल्फ रूल एंड नॉन वायलेंस। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। विच फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब्ड
गांधीज गांधीज व्यू ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, कौन सा फ्रेज जो है ये मतलब डिस्क्राइब करता है कि गांधी जी का जो व्यू था इंडियन सिविलाइजेशन पे वो कैसा था। इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में गांधी जी क्या कहते थे कि इंडियन सिविलाइजेशन मटेरियलिस्टिक है, बिल्कुल नहीं। इंडियन सिविलाइजेशन स्ट्रॉन्ग और मोरली एलिवेटेड है, ये हो सकता है। इंडियन सिविलाइजेशन कमजोर है, ये गांधी जी तो बोलेंगे नहीं। इंडियन सिविलाइजेशन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पे डिपेंडेंट है, ये भी नहीं बोलेंगे। सिंपल फंडा है ऑप्शन नंबर बी। आप अगर अच्छे से ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो फर्स्ट चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटने वाला नहीं, ये तो पूरा गारंटी हम दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 21वां प्रश्न। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैपेंड टू द माइट ऑफ फेराहोज। माइट ऑफ फेराहोज का जो मतलब फेराहोज का जो माइट था यानी शक्ति था वो कैसा था। क्या वो स्ट्रॉन्ग हो गया, या फिर वो ब्रोकन हो गया, टूट गया, या फिर पूरे दुनिया में फैला, या फिर वो इंडियन सिविलाइजेशन से मर्ज हो गया। देखिए फेराहोज का जो ये इंडियन सिविलाइजेशन में तो मर्ज हुआ नहीं, पूरे विश्व में फैला नहीं क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है, तो मजबूत भी नहीं होगा, वो ब्रोकन हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, इट वॉज ब्रोकन। द पैसेज स्टेट्स दैट द माइट ऑफ फेराहोज वॉज broken, indicating the decline of ancient Egyptian civilization। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। विच कंट्री डज द पैसेज से हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड। कौन सा कंट्री वेस्टर्नाइज्ड हो गया, चाइना या इजिप्ट या फिर इंडिया या फिर जापान। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जापान। द पैसेज मेंशन दैट द जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड वेयर एज इन चाइनाज स्टेटस इज अनसर्टेन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द पैसेज से अबाउट इंडिया सिविलाइजेशन। इंडियन फाउंडेशन पे ये पैसेज क्या कहता है, मतलब आपका बुक क्या कहता है। यहाँ पे पैसेज का मतलब है कि आपका बुक अकॉर्डिंग टू द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका मतलब ये हो गया। क्या इंडियन फाउंडेशन वीक था, बिल्कुल नहीं, मजबूत था भाई। अनस्टेबल था, बिल्कुल नहीं, स्टेबल है, अभी तक टिका हुआ है अपना सिविलाइजेशन। इट रिमेन्स साउंड, इट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्ट, बिल्कुल नहीं, वेस्ट से तो ये कभी इन्फ्लुएंस ही नहीं हुआ, बस इट रिमेन्स साउंड यानी ये अभी तक स्ट्रॉन्ग है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय फ्रेंड्स, विच सिविलाइजेशंस डू यूरोपियन लर्न फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कौन से सिविलाइजेशन के बारे में यूरोपियंस जो थे वे लर्न किए, सीखे इस सिविलाइजेशन इस मतलब बुक के आपके इस चैप्टर के कारण, इस चैप्टर के हिसाब से, ठीक है। तो इंडियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन इंडियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन से यूरोपियन तो सीखे नहीं थे कुछ। इजिप्टियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से सीखे थे या नहीं, ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन से सीखे थे या नहीं, या फिर जापानीज कोरियन सिविलाइजेशन से वो सीखे थे कि नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। द पैसेज स्टेट्स दैट यूरोपियंस लर्न फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस एंड रोम, यानी ग्रीस और रोम के लोग जो लिखा करते थे उसी से यूरोप के लोग सीखा करते थे। और वे लोग लिखने वाले लोग तो हमेशा अपने हिसाब से लिखते रहते हैं, इस कारण से उन लोगों का सोच भी हमेशा बदलते रहता है, और हम लोग पूरी तरह से मोरलिटी पे अभी तक टिके हुए। हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब इंडियाज स्टेटस इन द मिडिस्ट ऑफ ग्लोबल चेंजेस। इंडिया के स्टेटस को कैसे पैसेज यानी ये चैप्टर डिस्क्राइब करता है, इंडिया का जो ये स्टेटस कैसा है, जैसे ग्लोबल चेंज आ रहा है उसमें इंडिया का स्टेटस कैसा है। क्या इंडियन सिविलाइजेशन फ्लेक्सिबल है दूसरे किसी के भी सिविलाइजेशन को अपनाने में, या फिर इमूवेबल एंड ग्लोरियस है, या फिर ये जैसे है वैसे ही अडिग है, या फिर वीक एंड डिक्लाइनिंग है, या इंडियन सिविलाइजेशन अब खत्म हो रहा है, या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस से इन्फ्लुएंस्ड है। सिंपल फंडा है, इमूवेबल एंड ग्लोरियस होगा इसका आंसर। देखिए इमूवेबल एंड ग्लोरियस, द पैसेज हाईलाइट्स दैट इंडिया रिमेन्स इमूवेबल विच इज कंसिडर्ड इट्स ग्लोरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। What accusation is made against Indian people? They are too modernized, they are uncivilized and ignorant. इंडिया के जो लोग हैं वो कैसे हैं, क्या वो मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं, बिल्कुल नहीं। दे आर अनसिविलाइज्ड, इंडिया के लोग क्या अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं। दे फॉलो वेस्टर्न आइडियाज, क्या वे वेस्ट के आइडिया को फॉलो कर लिए, बिल्कुल नहीं।
या फिर दे रिजेक्ट देयर ट्रेडिशंस, क्या वो अपने ट्रेडिशंस को रिजेक्ट कर दिए हैं? ऐसा नहीं है। इसका सही जवाब होगा दे आर अनसिविलाइज्ड एंड इग्नोरेंट। देखिए, अनसिविलाइज्ड का मतलब यहाँ पे असभ्यता से नहीं है। अनसिविलाइज्ड का मतलब है कि यहाँ पे लोग अपने हिसाब से रहते हैं, और लोग जब अपने हिसाब से रहते हैं, आज भी देखिए जो गांव में लोग रहते हैं उनको शहर के लोग क्या कहते हैं कि इन्हें कोई ढंग नहीं पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव में रहने वाले लोग तो सभ्य भी, मतलब गांव में रहने वाले लोग भी सभ्य हैं, वे भी सबका आदर सत्कार करते हैं। हाँ, उनके बोलने का ढंग थोड़ा सा देहाती होता है, बस उनके बोली पे लोग, बहुत से लोग उनको जज कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सही जवाब होगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच फ्रेज इज यूज्ड इन द पैसेज टू डिस्क्राइब इंडियाज एक्सपीरियंस? इंडिया के एक्सपीरियंस को कैसे इस पैसेज में यानी इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है? द टेस्ट ऑफ विजडम, द ट्रायल ऑफ सिविलाइजेशन, द एनविल ऑफ एक्सपीरियंसेस, द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। इसका सही जवाब होगा दोस्तों द एनविल ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये बताता है कि इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से ये एक्सपीरियंस पे अभी तक चलते आए हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिविलाइजेशन डिफाइंड एज इन द पैसेज? मतलब ये सिविलाइजेशन क्या होता है, इस पैसेज में कैसे उसको डिफाइन किया गया है? सभ्यता क्या होता है? और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, देखिए राज्य मतलब सरकार से सिविलाइजेशन का तो कुछ लेना देना नहीं है। द वे ऑफ ड्रेसिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि कैसे आप बोल रहे हैं, कैसे आपका ड्रेसिंग है, ये सिविलाइजेशन है कि नहीं? तो ये भी कुछ तो लग नहीं रहा है। द मोड ऑफ कंडक्ट दैट पॉइंट्स टू ड्यूटी एंड मोरलिटी, ये हो सकता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ में, ये आपका सिविलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप कहीं के भी हैं और कहीं और आपका अगर जॉब लग गया तो वहाँ के अनुसार आपका ड्रेसिंग हो जाएगा। आप जहाँ रहेंगे वहाँ के अनुसार आपका ड्रेसिंग हो जाएगा, वहाँ के अनुसार आप बोलने लगेंगे। लेकिन आपका जो बिहेवियर है वो जैसे आप बचपन से सीखते हुए आए हैं वैसे ही वो रह जाएगा। कहा जाता है ना कि नेचर और सिग्नेचर कभी इंसान का नहीं बदलता है। तो वही चीज़ है कि मोड ऑफ कंडक्ट दैट पॉइंट्स टू ड्यूटी एंड मोरलिटी, ये हो जाएगा सिविलाइजेशन का डेफिनेशन। आप इसको याद भी कर सकते हैं, एक जगह पे नहीं हो तो स्टार मार्क लगा कर लिख लीजिए कि सिविलाइजेशन इज अ मोड ऑफ कंडक्ट दैट पॉइंट्स टू ड्यूटी एंड मोरलिटी। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन एज मेंशन्ड इन द पैसेज? गुजराती सिविलाइजेशन किस चीज़ पे इक्विवेलेंट है? स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, या फिर गुड कंडक्ट पे, या मॉडर्नाइजेशन पे, या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे? इसका सही जवाब होगा गुड कंडक्ट। गुजराती सिविलाइजेशन जो है उसका मतलब है कि गुड कंडक्ट यानी अच्छे से बिहेव करना। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज इंडिया हैव टू लर्न फ्रॉम अदर नेशन? इंडिया को दूसरे नेशन से क्या सीखना है? एडवांस वारफेयर टेक्निक्स, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये मेथड्स, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, या फिर नथिंग, कुछ नहीं सीखना है। तो यहाँ पे है नथिंग, कुछ सीखने की हमको किसी से आवश्यकता नहीं है। हम इंडिया के रहने वाले हैं, हम स्ट्रांग हैं, हमको सब चीज़ आता है, वेल एस्टेब्लिश्ड हम पहले से ही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है व्हाट डज द पैसेज से अबाउट द ह्यूमन माइंड? पैसेज ह्यूमन माइंड को क्या बताता है? क्या ह्यूमन माइंड हमेशा सेटिस्फाइड होता है? बिल्कुल नहीं, हम तो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हम लोग होते हैं, है कि नहीं? हम लोग को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। क्या हम लोग बाय नेचर पीसफुल होते हैं? ऐसा नहीं, हमको कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए ही होता है। इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस एक्शंस, ये एक्शंस पे से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। इट इज़ रेस्टलेस एंड ऑलवेज वांट मोर। हमारा जो ह्यूमन जो नेचर है, इंसानों का जो नेचर है, वो हमेशा रेस्टलेस होता है और उसको हमेशा अधिक से अधिक चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला सवाल। व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंडल्ज टू मच इन आवर पैशंस? अगर हम अपने पैशंस पे ज़्यादा ये खो जाएं तो फिर क्या होगा? तो यही होगा कि हम ज़्यादा डिसिप्लिन में नहीं रह पाएंगे, हम हैप्पीनेस को अचीव नहीं कर पाएंगे, हम विजडम को अटेन नहीं कर पाएंगे, हम अनब्रिडल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पैशन पे तो ध्यान देना ही है, साथ में ये भी फोकस करना है कि हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं, और भी हमारा बहुत सारा कर्तव्य है, ड्यूटीज़ है।
उन सब पे हमें फोकस करना चाहिए। तो देखिए वी बिकम अनब्रिडल्ड यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि पैशन के कारण हम लैक ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हमारे दिमाग में वही चीज़ चलते रहता है कि भाई हमें पैशन, हमें हम मतलब वही चीज़ ये चाहिए। जैसे अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं और आपका पैशन है गेम खेलना, तो आपका ध्यान बार बार गेम खेलने पर ही जाएगा, आपका दिमाग गेम को ही खोजेगा। 33वां प्रश्न है, व्हाट डिड इंडियन एंसेस्टर्स बिलीव अबाउट हैप्पीनेस। इंडियन एंसेस्टर्स हमारे हैप्पीनेस के बारे में क्या बताते हैं। इट डिपेंड्स ऑन वेल्थ, क्या हैप्पीनेस यानी खुशी यानी कि सुख जो है वो धन में है। इट इज़ अ मेंटल कंडीशन, क्या खुशी एक दिमागी कंडीशन है, या इट कम्स फ्रॉम वेस्टर्न आइडियल्स, या फिर ये पश्चिमी सभ्यता वाले लोगों से के ये जो आदर्शवाद है पश्चिमी सभ्यता में उससे आता है, या फिर इट इज़ ओनली फॉर प्रिविलेज्ड। इसका सही जवाब होगा दोस्तों इट इज़ अ मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस क्या है, मेंटल कंडीशन। आप क्या सोच रहे हैं। जैसे आप अगर नया मोबाइल ले रहे हैं, ठीक है, आप अगर नया मोबाइल लेना चाहते हैं, आप गए दुकान पे और दुकान से एक नया मोबाइल लिए, तो वो आपके लिए हैप्पीनेस हो गया मोबाइल खरीदना। लेकिन उस दुकानदार के लिए हैप्पीनेस क्या होगा, मोबाइल बेचना। तो देखिए हैप्पीनेस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। आपके मम्मी पापा के लिए हैप्पीनेस होगा कि बच्चे का नया मोबाइल खरीदा रहा है, और आपके पास हैप्पीनेस होगा कि भाई मेरा नया मोबाइल खरीदा रहा है। तो ये क्या होता है कि मेंटल कंडीशन होता है हैप्पीनेस। आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। व्हाट डज द पैसेज से अबाउट रिच एंड पुअर पीपुल। ये पैसेज क्या कहता है रिच और पुअर पीपुल के बारे में। द रिच आर ऑलवेज हैप्पी, क्या जो अमीर है वो हमेशा हैप्पी रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, या फिर द पुअर कैन नॉट बी हैप्पी, या जो गरीब है वो कभी खुश नहीं रहेगा, या बोथ कैन बी हैप्पी और अनहैप्पी, या फिर दोनों खुश और दुखी हो सकते हैं, या फिर हैप्पीनेस डिपेंड्स ओनली ऑन वेल्थ, या फिर खुशी जो है वो सिर्फ धन पे डिपेंड करता है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा दोनों सुखी भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि दोनों दुखी भी हो जाए। सबके लिए अलग अलग ही है। अगर गरीब है और उसको जो चाहिए वो चीज़ मिल जाए तो सुख से है, धनी है उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो वो दुखी से है। ये भी हो सकता है कि धनी है उसको सब चीज़ मिल जा रहा है तो वो सुख से है, और गरीब है उसको नहीं मिल रहा है तो वो दुख से है। तो इसका सही जवाब होगा बोथ कैन बी हैप्पी और अनहैप्पी। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डिड द इंडियन एंसेस्टर्स डिसॉर्ड, अच्छा वाई है सॉरी, व्हाई डिड द इंडियन एंसेस्टर्स डिसॉर्ड पीपल फ्रॉम लग्जरीज, यानी लोगों को लग्जरीज से क्यों इंडियन एंसेस्टर्स जो है वो रोक रहे थे। दे वांटेड पीपल टू लिव इन पोवर्टी, क्या वो चाहते थे कि हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी है वो गरीबी में ही रहे, या फिर वो ये बिलीव करते थे कि लग्जरीज जब आएगा, विलासिता जब आएगा तो लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे, या फिर दे डिड नॉट अंडरस्टैंड मॉडर्न कंफर्ट, या फिर वो मॉडर्न कंफर्ट को नहीं जानते थे। दे वांटेड टू कंट्रोल सोसाइटी, या फिर वो सोसाइटी को कंट्रोल करना चाहते थे। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग चाहते थे हमारे पूर्वज गरीबी में रहें, या वो लोग चाहते थे कि भाई मॉडर्न चीज़ को तो अपनाओ ही नहीं, या फिर वे लोग चाहते थे कि सोसाइटी को कंट्रोल करके रखें। वो ये सोचते थे कि अगर हम लग्जरीज पे फोकस कर रहे हैं तो हम कमज़ोर हो रहे हैं। आज देखिए बाइक है लोगों के पास में, 2 किलोमीटर भी अगर जाना है, 1 किलोमीटर भी जाना है तो लोग बाइक पर बैठ के निकल जाते हैं, जिससे उनका पैर का मूवमेंट सही से नहीं हो पाता है। मतलब पैर हमेशा प्रॉपर काम नहीं करता है, तो इसलिए वो उनका पैर कमज़ोर हो रहा है। आज देखिए लोग सुबह में साइकिल चला के आते हैं और फिर बाइक से जाते हैं अपना ऑफिस। तो ये चीज़ है, पहले के लोग ज़्यादा मेहनत करते थे, अब जितनी सुविधाएं होती जा रही हैं मेहनत उतना ही कम होते जा रहा है। तो हमें चाहिए कि सुविधाओं को अपनाया जाए और साथ ही साथ मेहनत भी किया जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है व्हाट काइंड ऑफ प्लाउ इज स्टिल यूज्ड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इंडिया में कौन सा प्लाउ यानी हल, इंडिया में कौन से हल का प्रयोग अभी तक हो रहा है। द सेम एज थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, या पुरानी ही अवस्था के अनुसार। द मस्ट मॉडर्न वन, या मॉडर्न सिविलाइजेशन के अनुसार, या फिर यूरोपियन इम्पोर्टेड प्लाउ, या फिर यूरोप से लाया गया, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस्ड प्लाउ। तो इसका सही जवाब होगा वहीं जो पहले से चलते आ रहा है उसी को हम लोग अभी तक फोकस करते हैं।
आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम डिड इंडिया हैव इन द पास्ट? एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार का था पास्ट में? इंडाइजीनियस एजुकेशन, ब्रिटिश स्टाइल स्कूलिंग, वेस्टर्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल्स। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था? देखिए, इंडस्ट्रियल तो था नहीं, वेस्टर्नाइज यूनिवर्सिटी था नहीं, ब्रिटिश स्टाइल स्कूलिंग था नहीं, इंडिजीनियस एजुकेशन हो सकता है, वही होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड इंडियन फोरीफादर्स बिलीव अबाउट मशीनरी? मशीनरी के बारे में हमारे जो फोरीफादर्स यानी एंसेस्टर्स यानी हमारे जो पूर्वज थे, वो मशीनरी के बारे में क्या सोचते थे? वो प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है, या वो इंसानों को गुलाम बना देता है, या फिर वो ट्रेडिशनल मेथड के से अच्छा है, या फिर वो हैप्पीनेस का सोर्स है? देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कि वो हमें गुलाम बना रहा है। सॉरी, इसका सही जवाब क्या होगा? वो हमें गुलाम बना रहा है। इट वुड मेक पीपुल स्लेव्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि मशीनों के कारण हम काम अब धीरे धीरे, जैसे कि पहले क्या था कि लोगों को हाथ एकदम परफेक्ट रहता था, मसाला पीसते थे लोग। अब मिक्सी मशीन आ गया है, बस मसाला डालिए, खर्र चला, पीस गया मसाला। तो अब फिजिकल वर्क पे लोगों को फोकस करना चाहिए कि भाई टेक्नोलॉजी को अपनाइए, सही है, लेकिन थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट्स कीजिए, सुबह में शाम में जब आपको समय मिल रहा है टहलिए, तब आपका शरीर सही रहेगा। What do the passage say about the true happiness and health? They come from material wealth। यानी कि ये पैसेज का मतलब, ये आपका जो चैप्टर है वो क्या कहता है हैप्पीनेस और हेल्थ के बारे में? दे कम फ्रॉम मटेरियल वेल्थ। क्या हमारा हैप्पीनेस मटेरियल से आएगा? बिल्कुल नहीं। दे रिजल्ट फ्रॉम प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट। जब हम अपने हाथ और पैर का अच्छे से उपयोग करेंगे तब वो आएगा, या फिर मॉडर्न एडवांसमेंट से आएगा, या फिर एजुकेशन से आएगा? तो ऐसा नहीं है, अपने हाथ और पैर का हम सही ढंग से प्रयोग करेंगे तब हमें हैप्पीनेस मिलेगा। देखिए, और ये है आज का आखिरी सवाल तो हैं पूरे इस चैप्टर से हम 80 सवाल लेकर आए हुए हैं, लेकिन चूँकि मतलब एक ही बार में 80 सवाल अगर कर दिया जाए तो फिर हो सकता है आपको कहीं बोरिंग लगने लगे। पहले 40 सवाल कवर करते हैं, और फिर नेक्स्ट संडे को हम लोग 40 और सवाल ख़त्म करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब लार्ज सिटीज़? एज सेंटर ऑफ प्रोग्रेस, a snare of encumbrance, as symbols of India's future, or as place of wisdom। लार्ज सिटीज़ क्या होते हैं? लार्ज सिटीज़ यानी बड़े बड़े शहर जो होते हैं वो इंडिया के फ्यूचर नहीं बल्कि एज स्नेयर ऑफ इनकम्ब्रेंस हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एज स्नेयर ऑफ इनकम्ब्रेंस। द पैसेज स्टेट्स दैट लार्ज सिटीज़ वेयर कंसिडर्ड अ ट्रैप एंड अ बर्डन। लार्ज सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे तो लोग पूरी तरह से बर्डन लेके, दिमागी भार लेके लोग चल रहे हैं। बहुत से लोग तो वहाँ पे ये मतलब ऐसे लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो क्राइम और डिसऑनेस्टी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और वहीं शहरों में रहने वाले बहुत से लोग हैं जो कि ऑनेस्टी पे फोकस करते हैं। यही लार्ज सिटीज़ का खूबी गांधी जी बताए थे। देखिए दोस्तों, अभी आपके पास में 41, देखिए सवाल कितने हैं, 41 42, ये पूरा है। आपको पूरा लास्ट तक दिखाते हैं कि पूरा 80 सवाल एक ही चैप्टर से हम लेकर आए हैं। देखिए, ये आपका रहा 80वां सवाल। तो 80 सवाल हम एक ही चैप्टर से लेकर आए हैं। अभी 40 हम लोग डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट संडे को हम लोग 40 और डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर तब ख़त्म भी हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर फिर शुरू होगा। उम्मीद है आपको ये जो हम मुहिम स्टार्ट किए हैं, ये जो नया एक स्टार्ट किए हैं, ये आपको अच्छा लगेगा और आप हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी आपका सजेशन हो, सुझाव हो, एडवाइस हो, सलाह हो, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को फिर से इंग्लिश के साथ में। और आपको ध्यान रहे कि कल जो है मंडे को भी 12th का क्लास होने वाला है ऑब्जेक्टिव का, तो उसमें आप ज़रूर उपस्थित रहेंगे।
और ज्योग्राफी का क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप देख लीजिए। सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे उसके MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।